नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते ही बाजार का मूड खराब हुआ। आज निफ्टी की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही मुनाफा वसूली शुरू होने से 15,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ दिया। अंत में सेंसेक्स 338 अंक की गिरावट के साथ 49,565 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 124 अंक टूटकर 14,906 के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा बिकवाली हुई और सबसे ज्यादा मेटल शेयर पीटे। निफ्टी को कमजोर बनाने वाले टॉप शेयरों में एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक शामिल रहे। हालांकि इसको एमएनएम, सिप्ला, इन्फोसिस, एलएनटी और बीपीसीएल में खरीदारी से सपोर्ट भी मिला। बाजार में बिकवाली का दबाव झेलने वाले शेयरों में सेल, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, गेल, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, एलएनजी, ब्रिटानिया, आईजीएल और भारती एयरटेल रहे। एक्सिस बैंक में सुट्टी के ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का रिटेल हिस्सा पूरा नहीं भर पाया। आज ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुला था, जो सिर्फ 29% ही भर पाया। कल ओएफएस का नॉन रिटेल हिस्सा 4 गुना से ज्यादा भर गया था। आपको बता दें कि सरकार ओएफएस के जरिए एक्सिस बैंक में सरकार अपनी 1.21% हिस्सेदारी बेच रही है। यानी सरकार एक्सिस बैंक में सुट्टी के 3 करोड़ 60 लाख शेयर बेच रही है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 680 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। 31 मार्च को एक्सिस बैंक में सुट्टी की 3.45% हिस्सेदारी थी। सोने में आज ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। कल की शानदार तेजी के बाद आज एमसीएक्स पर सोना 48,400 के नीचे पहुंच गया। सोने में आज करीब 250 रुपए की कमजोरी दिखी। कॉमेक्स पर सोना $1870 के करीब है। कल क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट से सोने को सपोर्ट मिला था। उधर चांदी में रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर चांदी 72,000 के ऊपर पहुंच गई। दिन के कारोबार में 800 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। ई कॉमर्स कंपनियों के ग्राहकों के लिए अब शिकायत करना आसान हो जाएगा। सरकार ने शिकायतों के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 17 मई से लागू भी हो गया है। नोडल ऑफिसर का मतलब है कि ये सभी ई कॉमर्स कंपनियों को ग्राहकों की शिकायत को सुलझाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसकी पूरी जानकारी और संपर्क का ब्यौरा वेबसाइट पर देना होगा। अगर कोई शिकायत करता है तो वेबसाइट को 48 घंटे के भीतर ये बताना होगा कि शिकायत मिल चुकी है। 1 महीने के भीतर इस शिकायत को सुलझाना भी होगा। शिकायत आप प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए कर सकते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद बढ़ा दी है। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए मियाद 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। यानी अब लोग 30 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। इसके साथ ही 2020-21 के लिए रिपोर्ट ऑफ ऑडिट की मियाद भी बढ़ाकर अक्टूबर 2021 कर दी गई है। फॉर्म 16 जारी करने की मियाद भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। डिडक्शन ऑफ टैक्स स्टेटमेंट के लिए अब 31 मई के बदले 30 जून तक वक्त दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए टाइमलाइन बढ़ाई गई, कई और रियायत भी दी गई है। इनकम टैक्स विभाग पेयर्स के लिए नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू कर सकता है। इसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने के साथ ही टैक्स संबंधी दूसरे कामों के लिए भी किया जा सकेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है कि खबरों के मुताबिक मौजूदा वेबसाइट 1 से 6 जून के बीच 6 दिनों के लिए बंद रहेगी। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि नए पोर्टल को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ई फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल टैक्स पेयर्स अपनी आईटीआर दाखिल करने और रिफंड हासिल करने के साथ साथ शिकायतें दर्ज करने के लिए भी करते हैं। अगले साल में आप मोबाइल वॉलेट पेमेंट की कंपनियों को बदल सकते हैं। इसमें आपका पूरा डिटेल वही रहेगा, सिर्फ सर्विस देने वाली कंपनियां बदल जाएंगी। ठीक मोबाइल नंबर की तरह से सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक आरबीआई इसे 2022 तक लागू करना चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो पेटीएम, फोन पे और मोबीक्विक जैसे मोबाइल वॉलेट 2022 से इंटरऑपरेबल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोबाइल वॉलेट का उपयोग अब 2,000 रुपए तक नगद निकासी के लिए किया जा सकता है। सर्कुलर के मुताबिक वॉलेट की सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।
किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें पुरानी कीमत पर ही डीएपी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में यह फैसला लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने डीएपी खाद की कीमतों में बढ़ोतरी की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि डीएपी की कीमत में 700 रुपए की वृद्धि किसानों को गुलाम बनाने के केंद्र सरकार की साजिश है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कल करीब 30% टूट गई। इससे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर पैनिक फैल गया। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर बैन की वजह से भारी गिरावट आई है। चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किसी भी तरह के लेन देन में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में बुधवार को 30% की गिरावट आई है और ये 30,066 डॉलर के निचले स्तर पर आ गया। इससे एक समय क्रिप्टो सेक्टर का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का कम हो गया था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों से बातचीत की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हौसले की होती है। उन्होंने गांवों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने जिलाधिकारियों से कहा कि वो व्यवस्थाओं की निगरानी करें। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन वेस्टेज रोकना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन बचाने के साथ साथ जीवन को आसान बनाए रखने की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। 10 राज्यों के 54 जिला कलेक्टरों के साथ पीएम मोदी की वर्चुअल मीटिंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई भी कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि वो 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाली थी, लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महीने राज्य को 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई है। सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नई एडवाइजरी जारी करते हुए इससे बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वो भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। इसमें खास तौर से वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है वहां किसी संक्रमित से दूसरे से संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। सरकार ने कहा है कि लोगों को डबल लेयर या सिर्फ N95 मास्क पहनना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट से लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। आईसीएमआर के मुताबिक होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए जो किसी मरीज के सीधे संपर्क में आए हों। होम टेस्टिंग किट बनाने वाली कंपनी ने के बताए मैनुअल तरीके से होगी। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस टेस्ट किट का नाम कोविसेल्फ TM है। इसे पुणे की कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बनाया है। इस टेस्टिंग में मरीज की प्राइवेसी को बरकरार रखा जाएगा। राजस्थान के बाद तेलंगाना सरकार ने भी म्यूकल माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने एक बयान जारी कर ये घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय दिशा निर्देश का पालन करें। साथ ही राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्लैक फंगस के मरीजों की जानकारी देना जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए गांधी जनरल हॉस्पिटल और राज्य की ओर से संचालित ENT अस्पताल को नोडल केंद्र बनाया है। आपको बता दें कि कल ही राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था।
ब्लैक फंगस संकट के बीच पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय, आंत, किडनी और ब्रेन को भी संक्रमित करता है। पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर के मुताबिक जो 4 मरीज मिले हैं उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, लेकिन वो कोरोना से नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव थे। जांच होने पर सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से ठीक हो गए। देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 2,76,070 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 3,68,788 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,876 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,000 से ज्यादा की कमी हुई। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को यह आंकड़ा 37,41,000 के पीक पर पहुंच गया था। बुधवार को लगातार दूसरे दिन एक दिन में 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज दोपहर में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,231 नए केस सामने आए हैं। ये 1 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे कम केस हैं। 1 अप्रैल को 2790 मामलों की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में संक्रमण दर भी घटकर 5.5% हो गई है। साथ ही ये लगातार चौथा दिन है जब कोविड-19 के नए मामले 5,000 से कम रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर इनमें से किसी एक को खो दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच कई बच्चों का अपने माता पिता से किसी एक या फिर दोनों को होने की खबरें आ रही हैं जो तकलीफ दें। उन्होंने कहा कि ये बच्चे सदमे में हैं और इनके भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। लोगों तक वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी पहुंचाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री व्हाट्सएप नंबर जारी कर रही है। इस नंबर की सहायता से आप जान सकेंगे कि आपके इलाके में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। आपको बता दें 90131515 नंबर पर आप इलाके का पिन कोड मैसेज करना होगा जहां पर आप वैक्सीन की जानकारी चाहते हैं। उधर से आपको उस इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में आधिकारिक जानकारी मिल जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को ना परेशान होना पड़ेगा और ना ही गैर जरूरी रूप से बार बार सेंटर पर जाना होगा। जब आपका नंबर आ जाए तो आप एक बार में वैक्सीन के बारे में अपडेट ले सकते हैं, फिर सेंटर पर जाकर कोरोना टीका लगवा लें। ताउते तूफान ने जिस तरह कहर मचाया है उससे कई जिंदगियां खत्म हो गई। तूफान का सबसे बड़ा असर था बार्ज शिप पर हुआ हादसा। P305 बार्ज शिप पर कुल 261 लोग सवार थे। इनमें से 188 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि 37 लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी भी भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम 36 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं इस हादसे को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जांच समिति गठित की है। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ताउते तूफान ने कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। आमतौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है वहीं 6 राज्यों में जोरदार बारिश हुई है। इससे यहां तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान में लगातार 14 घंटे तक बारिश हुई है तो वहीं केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बंगाल की खाड़ी में आ रहे यास तूफान का खतरा भी कई राज्यों पर मंडरा रहा है जो 22 से 26 मई के बीच अपना असर दिखा सकता है। पिनराई विजयन ने आज दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में पिनराई विजयन को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पिनराई के साथ 21 कैबिनेट के सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार मंत्री बनने वालों में विजयन के दामाद पीए मोहम्मद रियाज भी शामिल हैं।
समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया था कि महामारी के मद्देनजर समारोह में सीमित संख्या में लोग भाग लें। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं में से 3 नेताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक अब इन तीनों नेताओं की मेडिकल रिपोर्ट की जांच दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर करेंगे। गिरफ्तारी के बाद मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक एम्स के डॉक्टर इनकी सेहत से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट की जांच करेंगे ताकि कुछ परेशानी होने पर बेहतर मेडिकल सलाह दी जा सके। बताया जा रहा है कि इन तीनों नेताओं का वजन सामान्य से काफी अधिक है। इन तीनों नेताओं को नारदा स्टिंग केस के सिलसिले में सीबीआई ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 सत्र के लिए स्कूल फीस में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के स्कूलों में ये लागू होगा। दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक संतुलित फैसला लिया है। इसके साथ ही किसी को भी अब स्कूल के बंद रहने की अवधि में ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं देनी होगी। इस दौरान 3 महीने के एडवांस फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की मां अदिति सिंह का निधन हो गया है। वे कोविड-19 से जूझ रही थी और करीब 14 दिन से गंभीर हालत में कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने 6 मई को सोशल मीडिया पर अदिति सिंह के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। 34 साल के अरिजीत सिंह मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनके पिता केदार सिंह सिख हैं, जिनकी और मां अदिति बंगाली हैं। वे पिछले 1 दशक से बॉलीवुड में सिंगिंग कर रहे हैं। सलमान खान ने जरूरतमंदों को मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम किया है, जिसकी पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। सलमान की ओर से ये कंसंट्रेटर मुफ्त में दिए जाएंगे। सलमान खान ने अपनी इस पहल के लिए कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया है। बाबा और जिशान ने फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की जानकारी दी, जिसे सलमान ने अपने अकाउंट से रीपोस्ट किया है। जिन कोविड पेशेंट्स को आपात स्थिति में ज़रूरत हो वे डायरेक्ट सलमान को मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही इस्तेमाल होने के बाद उन्हें ये कंसंट्रेटर वापस लौटाने की गुजारिश की गई है। फिल्म मेकर एस राजामौली ने साउथ एक्टर जूनियर NTR के जन्मदिन पर एक खास गिफ्ट दिया है। निर्माता ने अपकमिंग फिल्म RRR से उनके किरदार कोमराम भीम का पहला लुक शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिलीज हुए इस पोस्टर में जूनियर NTR काले कुर्ते और सफेद धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में वो माथे पर लाल टीका लगाए हैं, हाथ में भाला ताने खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म को 13 अक्टूबर 2021 में दशहरा के मौके पर रिलीज किया जाएगा। खबर है कि शाहिद कपूर ने सुजॉय घोष की अगली कहानी में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि सुजॉय ने कहानी और बदला जैसे बेजोड़ थ्रिलर का डायरेक्शन किया था। शाहिद की इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो बहुत जल्द इसे साइन करेंगे। फिलहाल शाहिद कपूर फैमिली मैन फेम राज और DK की अगली वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। साथ ही राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण में भी टाइटल रोल निभा रहे हैं। इसी साल उनकी फिल्म जर्सी भी रिलीज होने वाली है। एक और फिल्म ने डिजिटल रूट तय कर लिया है। प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 अब Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस फिल्म में परेश रावल और शिल्पा शेट्टी की खास भूमिका है। साथ ही अक्षय खन्ना का गेस्ट रोल भी रखा गया है। इस फिल्म में जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। 2003 के सुपरहिट कॉमेडी की सीक्वल इस फिल्म को लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ की गाइडेंस में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा कर सकती है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए BCCI नई टीम भेजेगा। द्रविड़ इसी नई टीम के साथ जुड़ेंगे। इस टीम में अगले महीने विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंग्लैंड टूर पर जा रहे खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। रेगुलर कोच रवि शास्त्री भी विराट की टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। IPL के बाकी बचे मैच 31 मैच जो बचे हैं वो BCCI की कोशिश लगातार जारी है उन्हें कराने की। बोर्ड इसके लिए 20 दिन की विंडो तलाश रहा है। सूत्रों की माने तो ये टूर्नामेंट अब अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड में ही कराया जा सकता है। BCCI इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ECB से बातचीत कर रहा है। IPL के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5 टेस्ट की सीरीज के शेड्यूल में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज को अगस्त में ही पूरा कराया जा सकता है।
एशिया कप T20 को रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल 2022 एशिया कप पिछले साल पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया है और इसकी मेजबानी श्रीलंका को सौंप दी गई है। ये टूर्नामेंट इस साल जून में होना था। एशिया कप का आयोजन 2 साल के अंतराल पर होता है। श्रीलंका में अभी कोरोना के मामले काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिन से हवाई यात्रा पर भी बैन है। एशिया कप को दूसरी बार रद्द किया गया है। इससे पहले 1993 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इसे रद्द किया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में खेला जाना है। भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में और इंग्लैंड को घरेलू सीरीज में हराया है। टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि भारतीय टीम किसी भी टीम को कहीं भी हराने की क्षमता रखती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा बेस काफ़ी मजबूत है, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि वर्ल्ड की किसी भी टीम को कहीं पर भी हरा सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे होम आइसोलेशन में हैं। मिल्खा सिंह के बेटे और गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने बताया कि बुधवार रात से उन्हें 101 डिग्री बुखार था। 91 साल के मिल्खा सिंह ने पिछले दिनों लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन में लोग घर पर ही रहें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। बुधवार को जॉगिंग से वापस लौटने के बाद मिल्खा सिंह पॉजिटिव हुए। पाकिस्तान में एक 19 साल के टिकटॉक स्टार ने वीडियो बनाते समय गलती से खुद पर गोली चला दी और हादसे में उसकी मौत हो गई। खबर के मुताबिक युवक एक सुसाइड सीन शूट कर रहे थे, लेकिन अनजाने में गोली चलने से उनकी जान चली गई। मामला पाकिस्तान के स्वात का है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक टिकटॉक स्टार हमीदुल्लाह की मौत सुसाइड सीन शूट करते हुए अचानक गोली चलने से हुई। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे A76 नाम दिया है। यह आकार में बेहद विशाल है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसकी लंबाई 170 किलोमीटर यानी 105 मील है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 25 किलोमीटर यानी 15 मील है। A76 की विशालता का अंदाजा वहां काम कर रहे ज्यादातर वैज्ञानिकों को भी नहीं था। इसके लिए सैटेलाइट मेजरमेंट टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। इसके बाद ही पता लगा कि A76 दुनिया का अब तक पाया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग है। कुछ मायनों में आप इसे समुद्र में तैरता आइलैंड भी कह सकते हैं। और इसी के साथ खबर 40 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।